नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग बजट 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। और 1 फरवरी 2023 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह 5वीं बार दिया गया है लगातार, और इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक नज़र हम लोग इतिहास पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने सन 1860 में बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1947 में षणमुगम शेट्टी जी थे, उस समय उन्होंने पेश किया था। फिर उसके बाद गणतंत्र भारत की बात करें तो जॉन मथाई ने सन 1950 में यह पेश किया। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया है। और पहली महिला अगर बात करें तो श्रीमती स्वर्गीय इस समय है इंदिरा गांधी जी, इन्होंने पहली महिला ये रही हैं जिन्होंने बजट पेश किया। और अगर उसके बाद बात करें पहली पूर्णकालिक महिला और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला, तो वो निर्मला सीतारमण जी हैं और वर्तमान समय में हमारे भारत की वित्त मंत्री भी हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि इस बार ये काफी चर्चा है कि अमृतकाल का बजट अमृतकाल क्या है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75 से 100 वर्ष तक की अवधि। ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग भाई 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए, तो अब से आगे के जो 25 साल हैं वो अमृतकाल का समय है। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की अवधि का समय अमृतकाल का समय है। और केंद्रीय बजट 2023 को संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने अमृतकाल का जिक्र किया। और इससे पहले भी इस शब्द का जिक्र, अमृतकाल का जिक्र, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2021 में कर चुका था। ठीक है, तो अमृतकाल को अगले 25 वर्षों के लिए संदर्भित किया जाता है। इतना क्लियर है कि अमृतकाल क्या होता है। और उसके बाद फिर आते हैं, अब हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोगों का चालू वित्त वर्ष है, इसमें विकास की दर 7% का अनुमान। ठीक है, अगले साल जो 23-24 आएगा उसमें विकास की दर का अनुमान लगाया गया है कि 6.5% रहेगा। और वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और किसको पीछे करके है ये? वर्तमान समय में ये ब्रिटेन को पिछाड़ करके, ठीक है, सब आगे आया। और आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। यह बजट पेश करते हुए हमारे वित्त मंत्री की पहली लाइन यही थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है 1.97 लाख इस बजट के अनुसार। और अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे हम लोगों का भारत आया है। इसकी तुलना अगर 2014 के जब सरकार आई थी, 2014 में जब सरकार आई थी माननीय मोदी जी की, ठीक है, तब से लेके अब तक में ये, उस समय 2014 में ये 10वें नंबर पे थी और आज 2023-24 में ये 5वें नंबर पे आई, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। और इस बजट में कई योजनाओं का जिक्र किया गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिनको एक बार देख लीजिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ?
1 मई 2016। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014। अमृत काल, ठीक है। अच्छा, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये बजट की बातें हैं। मतलब अपने बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने जो लाइनें कही, कुछ लाइनें तो हूबहू हैं उसमें, इसमें, ठीक है। जैसे अमृत काल के विजन को हासिल करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसा फोकस वित्त मंत्री जी ने किया। जैसे युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और बृहद वातावरण, ठीक। उसके बाद बजट 2023-24 में भारत एट द रेट ऑफ 100 की यात्रा में 4 रूपांतरकारी मौके क्या क्या हैं, जिसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन और हरित विकास। यहाँ देखिए हरित विकास को येलो से हाईलाइट किया गया है। वो इसलिए किया गया कि क्योंकि पूरे बजट में हरित विकास पे बहुत फोकस किया गया है इस बार। हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित पवन, इन सबों पे बहुत बल दिया गया है। अब देखिए मेन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बजट। इस बार के बजट को हम लोग सप्तर्षि बजट भी कह सकते हैं। और बजट की प्राथमिकताओं के आधार पे हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें समावेशी विकास, ठीक है। तो बजट 2023-24 में बजट को हम लोग प्राथमिकताओं, इसमें 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, ठीक है। अमृतकाल का बजट है, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश, ठीक है। इन सभी प्राथमिकताओं के आधार पर इस बजट में आगे हम लोग बात करेंगे। प्राथमिकता 1 है समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ठीक है। अब देखिए बजट में सबसे पहली बात ये हुई कि कृषि वर्धक निधि। अभी कृषि वर्धक निधि क्या है? अर्थात कृषि वर्धक निधि मतलब एक नए फंड की इसमें स्थापना की गई जिसको बोला गया एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड। ऐसा मतलब जैसे गांव में जो युवा हैं उनको अगर कोई बिजनेस करना हो, वो कोई बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं और उनको अगर बिजनेस करना हो तो वो ये स्कीम उनके लिए है। जैसे मान लीजिए कोई टमाटर की खेती कर रहा है, ठीक है, बड़े पैमाने पे कर रहा है और वो चाहता है कि हम अब इसमें सॉस या चटनी या सॉस का व्यापार करें, तो फिर वो एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड स्कीम के माध्यम से लाभ उठा सकता है, ठीक है। उसके बाद है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए, इसको हम लोग हार्टिकल्चर भी कहते हैं, 2200 करोड़ रुपए का इसमें बजट में व्यवस्था हुआ है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। अच्छा एक चीज और है, देखिए श्री अन्न एक नया शब्द इसमें जुड़ा है, श्री अन्न। आपसे पूछा जा सकता है कि श्री अन्न क्या है ये श्री अन्न? जैसे कुछ ज्वार हो गया, रागी, बाजरा, कुटकी, सामा, इन सभी को अब श्री अन्न की श्रेणी में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि भाई श्री अन्न इसमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। अब क्यों है? क्योंकि पोषण से, इसमें पोषण की मात्रा होती है अधिक, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी ये है, और किसान कल्याण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। और भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को अब उत्कृष्टता केंद्र में विकसित किया जाएगा। ये ध्यान दीजिए,
भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र में विकसित किया जाएगा। उसके बाद कृषि के लिए ऋण देखिए 20 लाख करोड़ रुपए बजट में इनकी व्यवस्था की गई है। 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं कृषि ऋण के लिए। इसके अंतर्गत फसल कृषि कृषि ऋण का मतलब सिर्फ कृषि से ही संबंधित नहीं, इसमें फसल हो गए, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी के लिए 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2023-24 में। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है, बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपए और कृषि के लिए 20 लाख करोड़ रुपए। श्री अन्न क्या है इसको हम लोगों ने समझा। ठीक, ये वही है पूरा। उसके बाद हम लोग आते हैं स्वास्थ्य। अभी हम लोगों ने कृषि पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि प्राथमिकता में कृषि, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, 3 चीज पे फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर हम लोगों ने देखा क्या था पीछे कैसे। अब हम लोग आ रहे हैं स्वास्थ्य तथा शिक्षा और कौशल विकास। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक। अर्थात ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का मतलब यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों में जो है आरबीसी की कमी हो, ये जो बीमारी है ना, ये मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और इसमें रक्त की कमी हो जाती है और इसमें नई आरबीसी बनती ही नहीं है। इसको खत्म करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया गया और 2047 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, ताकि भाई अब इतना हाईटेक हो रहा है, हर चीज डिजिटल हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ आगे बढ़ने के लिए अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बजट में इसका जिक्र किया गया है। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। अर्थात जो लाइब्रेरी होती है वो लाइब्रेरी को डिजिटल लाएंगे और सबसे बड़ी खासियत ये कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी ये बुक सारी अवेलेबल होगी उस साइट पे जिस पे यह लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। उसके बाद आते हैं हम लोग, हाँ देखिए हम लोगों ने वहाँ शुरू में कहा कि 7 प्राथमिकता है, 7 को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राथमिकता 1 पढ़ा। अभी देखिए प्राथमिकता 2 क्या है, अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुँचना। किसी भी स्कीम का, योजना का लाइन में लास्ट में लगे हुए व्यक्ति को भी उसका फायदा मिले, उसके लिए भाई योजना चल रही है। ठीक है, पहले नंबर पे है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 500 ब्लॉक डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, उसमें ब्लॉक स्तर पर इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना पर सुधार। दूसरा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। अब ये पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ऐसे जनजातीय, ऐसे जाति जो प्रकृति के बहुत ज्यादा ही करीब है, जिनको जो आज भी शिकार करते हैं, मान के चलिए, जो लिखना नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, उनके विकास के लिए। अच्छा, एक चीज और है, पीवीटीजी ग्रुप बना कैसे, जो ये विशेष समूह ग्रुप है विशेष जनजाति के लिए, सन 1973 में ढेबर आयोग था। ठीक है, इस आयोग ने एक अलग ग्रुप बनाया जिसको पीवीटीजी ग्रुप कहा गया। ठीक है, और इनकी संख्या लगभग 75 है और सर्वाधिक इस टाइप के जाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं 3rd नंबर पे ऊपरी भद्रा योजना। ऊपरी भद्रा योजना क्या है, कर्नाटक सरकार द्वारा ये चलाई गई है ऊपरी भद्रा योजना, और 5300 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
राज्य सरकार को, कर्नाटक राज्य को दी गई है। क्यों? कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5300 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जिससे कर्नाटक के ऊपरी भद्रा योजना को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं भारत साझा पुरालेख निधान योजना, अर्थात भारत श्री। अभी हम लोग श्री अन्न पढ़ा है। अब ये देखिए भारत श्री, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, इनको समझने की कोशिश, ये बस सीधे सीधे पूछ देंगे ना, भारत श्री क्या है, श्री अन्न क्या है, तो इनको समझिए। भारत साझा पुरालेख निधान योजना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग भारत श्री कहेंगे। और ये है क्या? इसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटल किया जाएगा। क्योंकि भाई अब कोई भी बुक्स हैं, साहित्य हैं, कितना दिन तक आप उसको सहेज के रख सकते हैं भाई, एक न दिन तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, इनको ऑनलाइन लाया जाएगा ताकि ये सेव रहे, भविष्य में भी यह रह सके। ठीक है, 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो ये कभी न कभी नष्ट हो ही जाएंगे, इसलिए इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि ये भविष्य में भी रह सके। इसी योजना को भारत श्री कहा गया। जो वही अब जो हम लोगों ने पढ़ा, ये उसी को लिखा है कि भाई पीबीटीजी मिशन सूखा के लिए 5300 करोड़ रुपए सहायता राशि और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग प्राथमिकता 3, बजट, अवसंरचना और निवेश। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है इस बजट 2023-24 के अनुसार। पूंजीगत परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। और सबसे बड़ी क्या है, इस साल का जो अनुमान लगाया गया है प्रभावी पूंजीगत व्यय का, वो 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। ये देखिए, ये बजट 2023-24 का अनुमान है। क्या? प्रभावी पूंजीगत व्यय। अभी बताइए प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? अब देखिए, इसको देखिए, मैंने नीचे लिखा भी है, पूंजीगत क्या है और राजस्व क्या है। देखिए, पूंजीगत व्यय वैसे जैसे कि विकास के काम में किया गया व्यय, जिससे कि बाद में हमको अर्निंग हो, कोई फैक्ट्री लगाना, कुछ रोड बनवाना, कुछ ऐसा काम जिससे हमको बाद में अर्निंग होगी, वो होता है पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय जैसे कि सरकार के सरकारी कर्मचारियों का वेतन वगैरह, इस भाई तो जा रहे हैं ना, वो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय जिससे हमको इनकम होगा बाद में। ये देखिए, वो डायग्राम है कैसे हम लोगों का पूंजीगत व्यय की हर साल क्या ग्रोथ है। ठीक है, और इस साल का जो है 13.7% अनुमान रहने का। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में, और शहरी अवसंरचना विकास निधि की इसमें जो है व्यवस्था की गई है। श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और इसके लिए जो फंड है, सब देखिए, क्वेश्चन ये है, इस फंड का प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक, शहरी अवसंरचना विकास निधि के प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, पूंजीगत व्यय वही है, बढ़कर ये हुआ है। ठीक है, और राज्य सरकार, अच्छा चीज और है, राज्य सरकारों के लिए अगले 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था इस बार के बजट में की गई। ठीक है, आइए प्राथमिकता 4 को हम लोग पढ़ते हैं। प्राथमिकता 4 क्या है? सक्षमता को सामने लाना। अर्थात देखिए, एक मिशन कर्मयोगी है, एक आईगॉट कर्मयोगी है। मिशन कर्मयोगी क्या है? प्रशासक, जो यहाँ के शासक प्रशासक हैं, उनकी पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही को क्लियर करना।
ये है मिशन कर्मयोगी। और आई गॉट कर्मयोगी क्या है भाई, सिविल सेवकों के लिए या जो भी सरकारी महकमे में लोग काम है उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, ये आई गॉट कर्मयोगी है। और मिशन कर्मयोगी क्या है, प्रशासक की पारदर्शिता और जवाबदेही को क्लियर करना। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिशन कर्मयोगी अलग, आई गॉट कर्मयोगी अलग है। आई गॉट कर्मयोगी में ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है और मिशन कर्मयोगी जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित है। उसके बाद थर्ड नंबर ये देखिए, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना भारत में की जाएगी। उसके बाद फिर है पैन कार्ड को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में अब प्रयोग किया जाएगा, और ये बिजनेस वालों के लिए पैन कार्ड को, अब कोई जैसे बिजनेसमैन है, ठीक है, तो पैन कार्ड ही उसके लिए सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता बन जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है। उसके बाद ई न्यायालय परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट में व्यवस्था है। ई न्यायालय परियोजना के थर्ड राउंड, इसमें कारगर न्याय प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ रुपए का व्यय। उसके बाद 5G देखिए, अब देखिए 5G सेवा के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा, ऐसा कहा गया है बजट में। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, 5G की शुरुआत कब हुई है, 1 अक्टूबर 2022 से भारत में। इतना क्लियर होगा, ये पूरा वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्राथमिकता 5 पे, हरित विकास। मिशन लाइफ जो कि गुजरात राज्य का योजना है, ठीक है। पंचामृत, पंचामृत क्या है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर जो टारगेट सेट है हम लोगों का, ठीक है, COP26 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें पंचामृत पर बात किया गया था। पंचामृत क्या है कि ये कैसा जलवायु का जो हम लोगों का टारगेट है 2070 तक उसको शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, इस टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये पंचामृत में इसका जिक्र है। तो मिशन लाइफ, पंचामृत और 2070 निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन। उसके बाद हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लक्ष्य क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन का क्या लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करना। 2030 तक हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करना। उसके बाद हम लोग आते हैं पीएम प्रणाम योजना। ये पीएम प्रणाम योजना क्या है, देखिए, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता और पोषण और सुधार। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत ये किया गया है। इसमें होगा क्या कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग और भूमि प्रदूषण को रोकना तथा गोबर खाद और नैनो यूरिया का प्रयोग बढ़ाना, ताकि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बरकरार रहे। इसी योजना का नाम है पीएम प्रणाम योजना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम में, गोवर्धन स्कीम क्या है, गोवर्धन स्कीम मतलब अवशिष्ट से जो गोबर होता है, ठीक है, अवशिष्ट से हम लोग आमदनी संयंत्र बनाना गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत है। और इसमें कम से कम 500 ऐसे जो है सेंटर या खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो
एग्रो रिसोर्सेज, और ये धन, गोबर धन स्कीम। ठीक, अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र बनाना। उसके बाद आते हैं बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र की स्थापना करना। उसके बाद अगला है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना क्या है, देखिए मिष्टी योजना, भ्रमित नहीं होइएगा, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल जो है मिष्टी योजना के अंतर्गत है। उसके बाद अमृत धरोहर रामसर साइट, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष और निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में हम लोग के 75 रामसर साइट हैं और सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में है। ये अमृत धरोहर के अंतर्गत है। ये वही स्लाइड है, इसमें जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्राथमिकता हम लोगों का 6, युवा शक्ति। अब इसके अंतर्गत देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये लॉन्च होगा और इसमें 30 इंडिया स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होगा, जिसमें मुख्यतः रोबोटिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D पर ये सेंटर आधारित होंगे। उसके बाद अगला योजना है देखो अपना देश, देखो अपना देश योजना, उड़ान योजना के अंतर्गत है ये। इसमें अपने शहर में, ताकि अपने बाहर घूमने की अच्छा, विदेश घूमने की अपेक्षा अपना देश घूमिए, ऐसा इसमें कुछ है। ठीक है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें इंफ्रा का विकास करना। यूनिटी मॉल देखिए, अब देखिए यूनिटी मॉल क्या है। यूनिटी मॉल ये है कि जैसे कि ओडीओपी होता है, जैसे एक जिला एक उत्पाद हो गया या जीआई टैग वाली कोई चीज हो गई। ठीक है, इन सभी को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक ही मॉल के अंदर सबको लाना। ठीक है, तो उसके लिए एक मॉल बनेगा जिसका नाम है यूनिटी मॉल। हर जिले का मेन जो प्रोडक्ट होता है और जो जिसको जीआई टैग मिला होता है वो सब एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं आपको फिर जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट हम लोग आते हैं प्राथमिकता 7, वित्तीय क्षेत्र। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर, ताकि ऋण का कुशल प्रवाह और वित्तीय स्थिरता बनी रहे, इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। उसके बाद अगला योजना है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, 2 वर्ष के लिए है, 2025 तक और 7.5% की ब्याज दर है और इसमें जो 2 लाख तक जमा सुविधा है। उसके बाद अगला है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जमा राशि इसमें 15 लाख से बढ़ाकर के 30 लाख तक कर दी गई है। ठीक, ये वही स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। इसमें देखिए राज्यों को 50 साल के लिए जो कि ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ठीक है, इस बात के बजट में ये बात कही गई। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो उनकी जीडीपी का 3.5% किया गया है। ठीक है, और जो 2025-26 का जो राजकोषीय घाटा है इसको 4.5% के नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि देखिए राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 में 6.4 था, 2023-24 में ये वर्तमान का ये अनुमान है कि 5.9 रहेगा। ठीक है, और 24 से 25 में जो है कि 4.5 तक करने का लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटा को। अब देखिए व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, रिबेट की छूट जो कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, अर्थात 7 लाख के आमदनी तक कोई टैक्स नहीं। ठीक है, ये देखिए स्लैब जो है कि पहले 6 स्लैब में था, अब ये 5 स्लैब में हो गया है। ठीक है, 0 से 3 लाख में 0% शून्य 0% टैक्स, 3 से 6 लाख में 5% टैक्स,
6 से 9 में 10% टैक्स, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 में 20% टैक्स, 15 से ऊपर जो है 30% टैक्स हो गया। ठीक है, हालांकि ये स्लैब आप लोग को पता ही है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि पहले ये 6 था तो अब ये 5 हो गया है। ठीक है, और अब देखिए बजट में सबसे बड़ी चीज देखिए रुपया या पैसा ये सब आता कहाँ से है। तो सबसे अधिक पैसा तो ऋण से आता है। ठीक है, जो सरकार लोन लेती है अपने यहाँ किसी भी चीज का विकास करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आय कर है, केंद्रीय उत्पाद कर है, निगम कर है, वस्तु एवं सेवा कर है, सीमा शुल्क है, इस प्रकार से कई। तो सबसे अधिक क्या है, ये ऋण और अन्य देयताएं से जो है कि 34% पैसा आता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जीएसटी है आपका ये वाला 17%। ठीक, उसके बाद जो है इनकम टैक्स है ये 15%, और निगम कर जो है आपका ये दोनों 15-15 है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो है वो ऋण से आता है, फिर जीएसटी से आता है, फिर इनकम और आय से। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो हो गया आता कहाँ से है, और जहां से आएगा फिर वहां देना भी पड़ेगा पैसा। ठीक है, तो जो सरकार जो पैसा लेती है उस पैसा का ब्याज जो है 20% ब्याज चुकाने में चला जाता है पैसा का। ठीक है, और पेंशन में 4%, अन्य व्यय 8% है, रक्षा पे देखिए 8% जो है बजट का 8% जो है रक्षा पे खर्चा हुआ है, सब्सिडी पे 7% जा रहा है। ठीक, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर 17% खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये रुपया जाता है। अब देखिए बजट 2023-24 एक चीज और देखिए कि स्वास्थ्य पे जो है 2.1% जीडीपी का, और शिक्षा पे जीडीपी का जो है 2.9%। ठीक है, पैसा खर्चा होगा। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था बजट 2023-24।